कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो हम लोग देख रहे थे उसको लगभग एंड करने जा रहे हैं। ठीक है, एक छोटी सी क्लास हम कल देखेंगे। तो जो पॉलिटी का जो यानी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पोर्शन है, ठीक है, संविधान वाला, उसमें जो सबसे लेंदी चैप्टर था वो था केंद्र राज्य संबंध। वो हमारा कल एंड हो जाएगा। कल भी छोटी क्लास आएगी, बहुत लेंदी नहीं। उसके कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या क्या चीजें आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर होंगे बहुत इजीली हम लोग कवर कर लेंगे। और मान के चलिए पॉलिटी की जो क्लासेस है आज से 10-12 क्लासेस में हम एंड कर देंगे, क्योंकि पॉलिटी मैंने पहले भी पढ़ाई हुई है, आप सब जानते हैं। तो हम उतना नहीं देखेंगे, बहुत मेन जो अब टॉपिक है पॉलिटी की वो मैं कवर करवाऊंगा, जिससे आपके आरओ एआरओ दरोगा या कोई भी ऐसा एग्जाम होता है जहां पॉलिटी आती है वो आपका पोर्शन एंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए केंद्र राज्य संबंध के तहत मैंने पढ़ा दिए हैं आपको क्या उनके जो कानूनी से यानी जो वैधानिक संबंध हैं, उनके प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, तीनों मैंने पोर्शन कवर करा दिया है। उसको आप उसके एमसीक्यूज वगैरह करना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आप करोगे, चाहे आपके पास घट्टा चक्र है कोई भी किताब है, उससे अगर आप उसको तैयार करोगे तो बहुत आसानी से आप लोग उनके क्वेश्चन कर पाओगे, कवर कर पाओगे। ठीक है, आज हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के आयोगों का गठन किया गया था, विभिन्न प्रकार के कमीशन या गवर्नमेंट ने क्या किया था केंद्र राज्य संबंध को पे सिफारिश के लिए, उनके संबंध को बेहतर बनाने के लिए समय समय पे विभिन्न प्रकार के आयोग का गठन किया। वो कौन कौन से प्रमुख आयोग हैं, उनकी प्रमुख रिकमेंडेशंस या सिफारिशें क्या थी, क्या गवर्नमेंट ने उनको माना नहीं माना, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। और कल हम उसको इस क्लासेस को क्या कर देंगे, इस टॉपिक को एंड कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 क्लासेस हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की आएंगी, उसके बाद हम इकोनॉमी की ओर आएंगे, एक क्लास उत्तराखंड की आएगी। मे बी कल जैसे ये खत्म हो जाए तो परसों पहले उत्तराखंड की क्लास आए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, इसी सीरीज में अपनी क्लासेस तैयार करना और जो किताबें मैंने आपसे मंगवाई हैं वो उसी के आधार पे, जो टॉपिक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसी टॉपिक को आप अपने घर पे क्या करना, तैयार करना। ठीक है, देखिए केंद्र राज्य संबंध अगर हम देखेंगे बच्चों, अब मेन चीज क्या है, यानी भारत एक क्या है हमारा संघीय, यानी भारत एक क्या यूनियन है, राज्यों का एक संघ है, जहां पर क्या है केंद्र ऊपर होता है, उसके नीचे राज्य सरकारें होती है और संविधान द्वारा इनको शक्तियों का आवंटन किया गया, यानी सेपरेशन ऑफ पावर भी कह सकते हो, या शक्तियां दी है, कौन किस विषय पे कानून बनाएगा। और ना ही हम एकात्मक है, संघात्मक स्टेट हमारा है, तो राज्य सरकारों को अलग शक्तियां दी हैं, केंद्र के पास अलग शक्तियां, लेकिन देश की एकता अखंडता की जहां बात आती है वहां केंद्र को मजबूत रखा गया। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, ये तो संविधान ने कहा, ये तो एक प्रकार से आदर्श चीजें जो बताई गई है, लेकिन व्यवहारिक रूप से केंद्र और राज्य का समय समय पर टकराव होता आया है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में बीच बीच में किन्हीं अलग अलग मुद्दों पे क्या करती हैं, उनके मध्य टकराहट हो ही जाती है किसी न किसी केस में। और वो टकराहट क्या होती है, कैसे होती है, ये चीजें मैं आपको आज समझाऊंगा। ठीक है, देखिए 1967 के आसपास तक, यानी जब तक 1967 था, सामान्य थे इनके संबंध, यानी 1967 तक केंद्र राज्य संबंध सामान्य थे, यानी सेंट्रल और स्टेट के जो संबंध थे, ऐसे लिखो सेंट्रल स्टेट जो संबंध हैं वो सामान्य रहे थे। सामान्य इसलिए मतलब क्यों बच्चों, क्योंकि केंद्र में और राज्यों में लगभग एक ही पार्टी की सरकार थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, केंद्र में भी उनकी पार्टी थी, राज्यों में भी उनकी पार्टी थी, तो बहुत ज्यादा उनके बीच आपस में संबंध खराब नहीं होते थे। इसीलिए संबंध सेम थे, क्योंकि एक ही पार्टी की सरकारें थी। ठीक है, एक ही पार्टी, कहां पर थी एक ही पार्टी की सरकार, सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, सेंट्रल पे या स्टेट लेवल पे, दोनों ही जगह एक ही पार्टी की सरकार थी, तो इनके संबंध सामान्य रहे। लेकिन 1967 का चुनाव हुआ तो उसमें 9 राज्य ऐसे थे जहां कांग्रेस की हार हो गई, यानी जहां से कांग्रेस की हार हुई तो केंद्रीय स्तर पे, सेंट्रल लेवल पे केंद्र थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, क्योंकि राज्यों में उस कांग्रेस की हार होना शुरू हुई। जैसे ही कांग्रेस की हार शुरू हुई, केंद्र में जो है जो केंद्र सरकार है वो थोड़ा सा क्या होने लगी, कमजोर होने लगी। क्यों, क्योंकि राज्यसभा में कहाँ के मेंबर हम चुनते हैं, स्टेट से आते हैं। अब स्टेट में उसी पार्टी की सरकार अब धीरे धीरे कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं राज्यसभा में उसका जो पक्ष है वो कमजोर होगा, कमजोर होगा तो संसद में पार्टी कमजोर होगी, संसद में पार्टी कमजोर होगी तो केंद्र क्या होगा, कमजोर होने लगेगा। तो जैसे ही 1967 के चुनाव में 9 राज्यों में कांग्रेस को हार मिली तो केंद्रीय स्तर पर केंद्र जो है वो कमजोर होने लगा और राज्यों ने क्या किया, केंद्र से अधिक स्वायत्तता
यानी अधिक राइट की डिमांड की, अधिक फाइनेंशियल डिमांड की, वित्तीय जो संसाधन है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसकी डिमांड की, अधिक स्वायत्ता की डिमांड की, यानी अधिक चीजों में उसको अधिकार हो, केंद्र का हस्तक्षेप कम हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से इसको लिखो। 1967 के चुनाव में कांग्रेस की 9 राज्यों में हार होने के बाद, कांग्रेस की जब 9 राज्यों में हार हुई तो राज्यों ने कई मसलों पर, क्योंकि केंद्र में क्या हो गया, केंद्र कमजोर पड़ गया, तो राज्यों ने क्या किया, कई मसलों पर क्या किया बच्चों, केंद्रीकरण का विरोध किया। केंद्रीकरण मतलब चीजें केंद्र के पास हो रही हैं, इसका विरोध किया। ठीक है, तो 1967 का जब चुनाव हुआ तो हुआ क्या, 9 राज्यों में कांग्रेस हारी। 9 राज्यों में, ये मतलब रटने की जरूरत नहीं, समझा रहा हूं। ठीक है, 9 राज्यों में कांग्रेस हार गई। ठीक है, अब जैसे ही कांग्रेस हारी तो इसका परिणाम क्या होगा, केंद्र कमजोर होने लगेगा। क्यों, अब समझ गए ना केंद्र कमजोर क्यों होगा, वो इसलिए कमजोर होगा क्योंकि राज्यों में उसकी सरकार हार गई तो राज्यसभा के मेंबर उसके कम हो जाएंगे और राज्य अधिक मजबूत होने के, राज्य दबदबा बनेंगे। केंद्र कमजोर हुआ तो राज्यों ने केंद्रीकरण का विरोध कर दिया। राज्यों ने केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का ये मतलब समझना, एक होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण, एक होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर जब एक जगह होती तो उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, पावर जब एक से अधिक जगह बांटी गई होती तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, विकेंद्रीकरण। राज्यों ने केंद्रीकरण का विरोध किया और विरोध करने के साथ साथ अधिक स्वायत्ता, राज्यों ने क्या किया, अधिक स्वायत्ता, मतलब स्वायत्तता का मतलब होता है कि अपने आप में अधिक डिमांड की, अधिक स्वतंत्रता की मांग की। स्वतंत्रता मतलब चीजों में निर्णय स्वयं लेने की। ठीक है, अधिक स्वायत्ता व अधिक वित्तीय संसाधनों की मांग, अधिक वित्तीय संसाधन की क्या की बच्चों, मांग करना शुरू कर दिया राज्य सरकारों ने। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीजें होती क्या हैं। अब देखियो बच्चों, बेसिकली हमें हमेशा एक चीज पता होनी चाहिए कि आखिर केंद्र और राज्य के मध्य ये लिख लो आप। ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य तनाव के कौन कौन से बिंदु होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां जो बच्चा हवा में पढ़ेगा उसका ये क्वेश्चन नहीं बन पाता और ये बहुत टेक्निकल चीज है, इसको बड़ा मजा आता है पढ़ने में बच्चों। अगर आप जो मैं चीज अब इसके तनाव के बिंदु पढ़ाऊंगा ना, उन पॉइंट्स को अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं, थोड़ा समझाऊं, तो आपको बहुत इंजॉय आएगा। आपको अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लिखो केंद्र राज्य के मध्य तनाव के बिंदु, यानी किन किन बिंदुओं पर केंद्र और राज्य के मध्य तनाव होता है, यानी ये जो पंगा होता है इनका वो किन बिंदुओं पे चलता है, ये तो पता होना चाहिए ना। आप केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि आखिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसपे स्टेट सेंटर से खुश नहीं रहते हैं या दोनों के बीच एक प्रकार से तनाव की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, पहला पॉइंट अगर आप लिखोगे तो वो लिखोगे बच्चों, राज्यपाल की नियुक्ति और बर्खास्तगी की सीमा। ठीक, तरीका। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति व हटाने का तरीका लिखो या बर्खास्त करने का तरीका, व बर्खास्त का तरीका। पहला पॉइंट ये है जिसको राज्यों को परेशानी होती है। अब आपको मैं बताता हूं, अब आपको कि सर इसका मतलब क्या हुआ। देखो मैं समझाता हूं आपको। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर, केंद्र की सिफारिश पर। और राज्यपाल अपनी ड्यूटी कहां देते हैं, खुद सोचो, राज्यों में देते हैं। ठीक है, अब देखो राज्यपाल का कार्यकाल संविधान ने फिक्स नहीं किया है, ये आप मानते हैं ना। राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है, लेकिन राज्यपाल का ऐसा नहीं कि 5 वर्ष का कार्यकाल है। राज्यपाल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक राष्ट्रपति चाहे वो पद पे बैठा रहेगा, जब राष्ट्रपति को लगेगा नहीं इसको हटाना है तो वो हट जाएगा, तो कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। अब देखिए, माना किसी पार्टी की सरकार सेंट्रल लेवल पे है, वो पार्टी ए हो गई। ठीक है, और किसी राज्य, ये सेंट्रल पे होगी। ठीक है, और किसी राज्य में बी पार्टी की सरकार होगी, यानी स्टेट में। अब देखिए, यहां अलग पार्टी, यहां अलग पार्टी। अब यहां प्रधानमंत्री, यहां मुख्यमंत्री, तो होगा क्या, ये जो राज्यपाल है बच्चों, राज्यपाल को क्या करता है, केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है और राज्यपाल कहां चला जाता है, स्टेट में ड्यूटी करने।
अब जो यहां से राज्यपाल गया, गवर्नर गया, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कहीं ना कहीं सोचा जाए वो केंद्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी केंद्र का आदमी है वो, ऐसा माना जाता है। भले ही संवैधानिक पद है, लेकिन समय समय पर राजनीति जो होती है उस पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि जो राज्यपाल है वो सेंटर के इशारों पे काम कर रहे हैं। तो राज्यपाल का क्योंकि टाइम पीरियड है नहीं, कोई फिक्स कार्यकाल है नहीं, वो राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक वहां बैठा रहेगा, और राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तो उसको पद से हटा दिया जाएगा, और कोई फिक्स कार्यकाल नहीं। तो राज्य सरकारें इस बात का हमेशा से अपोज करते आई हैं, यानी मैक्सिमम, कि अगर विभिन्न अलग अलग पार्टी की सरकारें होती तो गवर्नर जो है इनके इशारों पर काम करता है, इनके इशारों पर काम करता है, तो कई विधेयक जो है गवर्नर अटका देगा, यानी रिजर्व कर देगा राष्ट्रपति के लिए। एक प्रावधान है, आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति के लिए गवर्नर कुछ विधेयकों को आरक्षित कर देता है, यानी रिजर्व। अब हो सकता है कि राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हो कोई ऐसा विधेयक जिससे पब्लिक में अच्छा मैसेज जाए, उसको गवर्नर जो है इसके लिए रिजर्व कर दे सेंटर के लिए। या ऐसा हो सकता है कि कई बार पहले देखा गया है राज्यपाल, क्योंकि देखो बहुमत साबित करने के लिए टेस्ट करवाता है, किसका? राज्य में जिसकी सरकार होती है। हो सकता है जिस पार्टी की सरकार है उसका टेस्टिंग कराया ही न गया हो, या उसको बाद में बुलाए, या अपनी जो पार्टी है उसकी सेंटर में, अब भले ही वो राजनीति नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा आरोप लगता है कि ये राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट इनके बीच पंगे का ये है, तो इस पॉइंट को समझना है। ठीक है, अब इतना नहीं कि ये भी लिखो वो भी लिखो, ये इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा लिखो राज्यपाल का दलगत या पक्षपातपूर्ण रवैया, यही पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, राज्यपाल का दलगत, यानी विपक्षी पार्टियां ऐसा आरोप लगाती हैं कि राज्यपाल दलगत या पक्षपातपूर्ण है, यानी एक का पक्ष, ठीक है, रवैया, यानी राज्यपाल का नेचर दलगत है, वो पक्षपातपूर्ण है, इस चीज का आरोप लगता है। इसको समझाने की जरूरत है नहीं आपको। तीसरा लिखो राष्ट्रपति शासन। बच्चों, ये राष्ट्रपति शासन भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनाव का बिंदु रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? आर्टिकल 356। अब आर्टिकल 356 के तहत राज्य सरकारों को ये डर लगे रहती है कि कहीं केंद्र से उसके संबंध बिगड़ गए, केंद्र किसी न किसी बहाने से अपने राज्यपाल को बोल के, यानी इस बात की रिकमेंडेशन करवा सकता है कि हाँ, यहाँ कानून व्यवस्था, यहाँ संविधान के तरीके से शासन नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल इंपोज करना बेहतर रहेगा। तो राष्ट्रपति जो है शासन राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र जो है राज्यों में लगा सकता है, तो लगा सकता है। तो राज्यों को ये लगता है, हो सकता है कोई स्टेट गवर्नमेंट कुछ काम कर रही हो सकता है दूसरी पार्टी जो सेंटर पे उसको वो पसंद ना आ रहा हो, या कोई और बहाने हो, किसी न किसी तरीके से राज्यपाल शासन राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश करते हैं। या कोशिश भले ही करें ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये राष्ट्रपति शासन राज्य और केंद्र के बीच तनाव का बिंदु रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद लिखो कानून और व्यवस्था है तो राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती। देखो, संविधान ने एक प्रावधान किया है, कानून व्यवस्था अगर खराब किसी राज्य में चल रही है, कानून व्यवस्था हेतु उस राज्य में केंद्रीय बल तैनात किए जा सकते हैं, राज्य में केंद्रीय, और बिना राज्यों की रिकमेंडेशन पर। ठीक है, यानी केंद्रीय बल की तैनाती। अब इससे भी राज्य परेशान रहते हैं। राज्य सरकारें कहती है भाई हमारा स्टेट है, हमारे पास पुलिस है, फोर्स है हमारे पास, तो अगर आप कानून व्यवस्था के नाम पे राज्य में अपनी सेंट्रल की फोर्स को इंपोज कर रहे हो, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों के, नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा, राज्य सरकार की पावर कम होगी, राज्य सरकार को काम करने का मौका नहीं मिलेगा। राज्य सरकार के पास भी अपनी पुलिस व्यवस्था है, उसको राज्य को आप इग्नोर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस बात के भी हमेशा इनके बीच पंगे रहते हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय बलों की तैनाती कर सकती है, किसके नाम पे? कानून व्यवस्था। इससे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दुर्भावना उनके ऊपर उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला लिखो राज्य विधेयकों का राष्ट्रपति की स्वीकृति आरक्षित करना। मैंने आपसे क्या कहा, कई राज्य के विधेयक ऐसे होते हैं, संविधान प्राप्त मतलब ये कहता है कि राज्य का कुछ विधेयक ऐसे रखे जाएंगे जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति तो राज्यपाल आरक्षित करेगा, यानी राज्य विधेयक जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति आरक्षित, राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु आरक्षित किया जाएगा। अब सोचो कोई एक पार्टी है, उसने क्या कर दिया, कोई बिल लेके आई जिससे कहीं ना कहीं उसकी पब्लिसिटी बढ़ जाए, उसके चुनाव में फायदा हो जाए। अब हो सकता है कि उसकी पार्टी सेंटर में दूसरी पार्टी हो, अब दूसरी पार्टी हो तो उनको लगा यार कहीं ये पार्टी जो है इसका पब्लिसिटी ना बढ़ जाए, इसका अच्छा ना जाए। हो सकता है कि राज्यपाल किसी न किसी बहाने उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे और पेंडिंग रख दे। अब राष्ट्रपति के आरक्षित करेगा तो कोई टाइम पीरियड नहीं है कि राष्ट्रपति कब तक जवाब देगा, बस विधेयक पास ही नहीं होगा, बिल पास ही नहीं होगा, कानून बनेगा ही नहीं, वहां क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी
इनके बीच अपने आप में विवाद का बिंदु रहता है। ठीक है, अगला लिखो, वित्तीय आवंटन में भेदभाव। राज्य सरकारें ये मतलब आपस में क्या करती हैं, भेदभाव मतलब ये कहती हैं कि केंद्र सरकार जो फाइनेंशियल उनके रिसोर्सेज हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसमें भेदभाव करते हैं। वो ये कहते हैं कि एक पार्टी की सरकार जो केंद्र में है उसी की पार्टी की सरकार जिस राज्य में उनको अच्छे से वित्तीय साधन देते हैं, और हम लोगों के विपक्ष की पार्टियां हैं हमें जो है वित्तीय संसाधन सही से नहीं मिलते हैं, तो ये भी इन दोनों के बीच क्या है, अपने आप में पंगे का बिंदु बना रहता है। ठीक है, इसके अलावा लिखो नीति आयोग की भूमिका। यानी नीति आयोग तो मत लिखो, छोड़ दो, वैसे पहले योजना आयोग होता था, तो कई योजना आयोग में क्या मुद्दे होते थे, जो राज्यों में योजनाएं लागू होनी है, राज्यों के जो पक्ष हैं, तो राज्य सरकार ये आरोप लगाती थी योजना आयोग भी क्या कर रहा है, केंद्र के इशारों पे चल रहा है और हम पे क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है योजनाओं के मामले में। खैर अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला लिखो, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन। अब देखो, ऑल इंडिया सर्विसेज सुना होगा आपने, अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये 3 सेवाएं अभी हैं। ठीक है, अखिल भारतीय, ऑल इंडिया सर्विसेज, इसका प्रबंधन बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेवाओं का प्रबंधन। अब देखो, कोई आईएएस अधिकारी कहाँ अपनी ड्यूटी देता है, राज्य सरकार में देता है, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन वो कहाँ से मैनेज होगा, उसके प्रमोशन वगैरह भले ही राज्य सरकार करते हैं, लेकिन मेनली वो क्या होता है, सेंटर की सिफारिश पे ही सारे काम होते हैं। यानी कहीं ना कहीं राज्य सरकारें ये कहती हैं कि आपकी जो अखिल भारतीय सर्विसेज हैं वो आपके इशारों पे काम कर रही है, तो हमें काम करने का जो अधिकारी है, राज्य सरकार को काम सही से मतलब काम नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको मैनेज करती है, तो ये कहीं ना कहीं अखिल भारतीय सेवाएं भी हमारे काम में बाधा उत्पन्न करती हैं कभी कभी, क्योंकि अलग अलग पार्टी की सरकार है तो राज्य सरकारों ने भी समय समय भी ये आरोप लगाती आई है। ठीक है, अगला लिखो आप लोग, राज्य सूची पर केंद्र का अतिक्रमण। कई बिंदु ऐसे होते हैं जो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार, लेकिन ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र इसमें अतिक्रमण कर रहा है। ठीक है, राज्य सूची के विषय पर केंद्र का अतिक्रमण, केंद्र का अतिक्रमण। ठीक है, ये है। अब बताओ, क्या इनमें से कोई क्वेश्चन आता है कि राज्य सरकार और केंद्र राज्य संबंध में राज्य और केंद्र के मध्य मुख्य तनाव के बिंदु कौन से हैं, या इनमें से कौन से बिंदु ऐसे हैं जिससे राज्य और केंद्र आपस में तनाव की स्थिति में आते हैं? तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, और ये सब ऐसे पॉइंट हैं जहां पर राज्य सरकारों के हित प्रभावित हो रहे हैं। राज्य सरकारों के हित प्रभावित हो रहे हैं तो वो बार बार आरोप लगाते हैं कि केंद्र उन पर क्या कर रहा है, जबरदस्ती अनावश्यक दबाव बना रहा है। ठीक है, ये इनके बिंदु थे। अब देखना है बच्चों, हमने क्या करना है, इनके बिंदुओं के बीच मुख्य आयोग, केंद्र राज्य संबंध के संबंध में प्रमुख आयोग लिखो आप लोग। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध के संबंध में प्रमुख आयोग लिखना है। ठीक है, केंद्र राज्य के संबंध में प्रमुख आयोग आपने लिखना है, और प्रमुख आयोग में कौन कौन से हमने देखने हैं, वो जो इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, प्रमुख आयोग लिखो आप लोग, केंद्र राज्य संबंध में प्रमुख आयोग। ठीक है, हेडिंग लिखो। अब देखना, प्रमुख आयोग में आपने क्या लिखना है, पहला लिखो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, बहुत इंपोर्टेंट है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, ये समय समय पर बच्चों गठित हुए हैं केंद्र राज्य संबंध को लेकर, और इनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशन सिफारिशें दी गई। अब हम सिफारिश तो सब पढ़ेंगे नहीं, प्रमुख बिंदु देखेंगे, और आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे, मैं बता रहा हूं। देखो, जब आपको पता है कि केंद्र राज्य संबंध में तनाव के बिंदु क्या हैं, राज्य सरकारों को क्या प्रॉब्लम रहती है केंद्र से, या केंद्र को क्या प्रॉब्लम रहती है राज्यों से, तो जब ये पॉइंट आप समझोगे तो उन्हीं पॉइंट्स को ये कहीं ना कहीं मॉडिफाई रूप में कहेंगे कि प्रस्तुत करो। कभी कहेंगे केंद्र को राज्य सूची के विषय में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कभी कहेंगे अखिल भारतीय सेवाओं का दुरुपयोग ना हो, कभी कहेंगे राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उसका कार्यकाल हो फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने मन से उसको हटा दो या नियुक्त कर दो राज्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। अब देखो, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और लोक सेवा आयोग का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से रहा है। ठीक है, देखो, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो था बच्चों, अगर पूछता है इसका संबंध किससे, तो केंद्र राज्य संबंध पे गठित हुआ था। इसका जो गठन हुआ था बच्चों, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी 1966 में, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किस वर्ष से किया गया था, और इसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्यीय आयोग था। ठीक है, 6 सदस्य। इसके अध्यक्ष पूछता है, जो कि बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो, इसके अध्यक्ष जब ये गठित हुआ था वो क्या थे, पहले मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई। ठीक है, यानी इसके प्रथम स्टार्टिंग में जब एक आयोग गठन हुआ था मोरारजी देसाई थे, लेकिन बाद में मोरारजी देसाई जी शायद किसी राज्य के सीएम वगैरह बन गए थे, तो उसके बाद उन्होंने इस पद से त्यागपत्र देके
के हनुमंथैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिखो, अगर पूछेगा कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष स्टार्टिंग में कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था प्रवक्ता वाले में, लेकिन इसका अनुसरण किया था के हनुमंथैया ने। ठीक है, अनुसरण मतलब फॉलो, यानी वो हट गए थे और उसको हटने के बाद किसने इसको फॉलो किया था, अनुसरण, के हनुमंथैया ने। ठीक है, के हनुमंथैया, क्योंकि ये कहीं मोरारजी देसाई ना किसी राज्य के सीएम वगैरह बन गए थे, तो उनकी जगह अनुसरण कौन किसने किया था, के हनुमंथैया ने किया था। ये गठन 1966 में हुआ था। ठीक है, इसने रिपोर्ट अपनी बच्चों 1969 में सौंपी और लगभग उसमें 22 सिफारिशें केंद्र राज्य संबंध को लेकर थी। ठीक है, इसने रिपोर्ट किस वर्ष दी, अपनी रिपोर्ट 1969। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, इसकी रिपोर्ट की स्टडी करने के लिए, यानी रिपोर्ट अध्ययन हेतु एक दल का गठन किया। रिपोर्ट अध्ययन हेतु गठित दल, यानी इसने जो रिपोर्ट दी उसमें के अध्ययन हेतु एक गठित दल यानी दल का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे कौन, के सीतलवाड़ी। ठीक है, इसके अध्यक्ष यानी जो इसने रिपोर्ट दी केंद्र राज्य संबंध को लेकर, उसके स्टडी के लिए एक अपने आप में दल गठित किया। MC सीतलवाड़ उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, MC सीतलवाड़ लिखो आप लोग, MC सीतलवाड़। अब देखो इसने क्या किया बच्चों, केंद्र राज्य संबंध को लेके 22 सिफारिशें इसके द्वारा लगभग दी गई थी। ये रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पता लगा कितनी सिफारिशें दी थी, ये पढ़ने में लगे हो, एग्जाम में रटने में लगे हो, और ऐसा नहीं आता पेपर में। ठीक है, और 22 सिफारिशों में कुछ प्रमुख सिफारिश मैं आपको बताता हूं। देखो क्वेश्चन क्या आता है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इससे बराबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी रहा होगा लोक सेवा आयोग के लिए, जो मतलब कि इस टॉपिक से पूछता है। ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन यहां से पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे और किसने उसको फॉलो किया। ठीक है, अगर आपका अध्यक्ष में ये नाम नहीं आता तो आप ये मार देना, इन दोनों का आता है तो ये, और यह ऐसे पूछेगा कि मोरारजी देसाई की इस्तीफे के बाद किसने इसकी अध्यक्षता की कमान संभाली, के हनुमंथैया। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ सिफारिशें थी बच्चों, उस सिफारिश में अब मैं आपको बताता हूं। देखो अब है क्या मैटर, केंद्र राज्य संबंध का है, यानी केंद्र और राज्य के पंगे को लेकर मैटर है। ठीक है, केंद्र राज्य के आपस में संबंध को सही बनाने के लिए इसने कुछ सिफारिशें दी थी। इसने पहले क्या कहा था, एक आप अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर दो। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद बहुत से आयोगों ने किया था, कहा था। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, इसने बोला आप एक काम करो, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर दो। अब अंतर्राज्यीय परिषद को आपने पढ़ा है आर्टिकल 263 में, अब इसी के कहने से नहीं हुआ। ठीक है, अब ये तो बताओ, ये तो 1990 में गठित हुआ है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ, 1990 में हुआ था ना, 1990 में, और ये कब बना है, 1966 में। तो ये तो इतने सालों बाद हुआ, तो किसी और आयोग ने भी ये कहा होगा कि आप अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर दीजिए। अब अंतर्राज्यीय परिषद क्यों कहा होगा, क्योंकि अंतर्राज्यीय परिषद का जब मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया है, पहले आप ध्यान रखो, उसमें केंद्र के रिप्रेजेंटेशन भी हैं, उसमें केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय प्रधानमंत्री वगैरह, स्टेट के सीएम वगैरह हैं। तो जब केंद्र राज्य के मध्य विवाद उत्पन्न होगा तो केंद्र और स्टेट का कोई ना कोई फोरम तो बैठेगा, एक मंच तो चाहिए ना विवाद के सॉल्यूशन के लिए। तो कहीं ना कहीं इन आयोगों ने कहा भाई देखो केंद्र राज्य संबंध खराब न हो, आपसे रिलेशन उनके खराब न हो, तो एक ऐसे आयोग का गठन कर दो, एक ऐसे परिषद, एक ऐसे काउंसिल को बना देते हैं जिसमें केंद्र के मेंबर भी हो, स्टेट के मेंबर भी हो, आपस में बैठ के बातों को सुलझाएंगे, समय समय पे इनकी बैठकें करेंगे, संवैधानिक बॉडी के रूप में इसको गठित कर देंगे। तो इसने भी कहा था कि एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, जिसका गठन 1990 में हुआ था, लेकिन इसी के कहने से नहीं हुआ। अभी आगे मैं आपको सरकारी आयोग पढ़ाऊंगा, उसकी सिफारिश पे उसका गठन किया गया था। ठीक है, दूसरा इसने कहा था जो राज्यपाल होगा वो गैर दलीय होना चाहिए। देखो आया नहीं लाइन पे, देखो राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल का जो पद है वो गैर दलीय, नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, राज्यपाल हमेशा तनाव का बिंदु रहा है केंद्र राज्य संबंध में। अब तनाव का बिंदु रहा क्यों, क्योंकि दलगत, ये मतलब आरोप लगते आए हैं कि वो दलगत है, भले ही संवैधानिक पद है, लेकिन अभी दिल्ली का मामला देखो, दिल्ली में होता नहीं, वहां पे LG और उनके आपस में कई अखबारों में पढ़ा होगा, विवाद चलते रहते हैं, कई राज्यों में अखबारों में पढ़ा होगा कि राज्यपाल ने इस पार्टी के, पहले होते थे अब तो फिर भी कम हो रहे, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार है लगातार 1947 से 70-75 तक एक दलीय सरकार यहाँ पे हुआ करती थी, उस टाइम पे राज्यपाल का पद बहुत ज्यादा क्या हो गया था बच्चों, क्रिटिसिज्म वाला हो गया था।
आज के टाइम पे तो फिर भी कम है, लेकिन एक दौर ऐसा था जब एक दलीय सरकार थी, रजनी कोठारी भी कहते हैं भारत में एक दलीय सरकार का कॉन्सेप्ट देते हैं, उस समय पे थोड़ा सा इनका पद आप किताबों वगैरह में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा विवादित हो गया था, ठीक है। तो इसने कहा राज्यपाल का पद गैर दलीय होना चाहिए। तीसरा इसने कहा अब राज्य सरकारें परेशान है तो राज्यों को अधिक शक्तियां दे दो, आप इनको अधिक वित्तीय संसाधन दे दो और केंद्रीय बलों को राज्य के अनुरोध पर ही तैनात करो, ठीक है। अब क्या कहेगा, राज्यों को अधिक शक्ति, नॉर्मल आप बताओ मुझे क्या रटने की जरूरत है इनको, राज्यों को अधिक शक्ति दे दो, ठीक है, बस अधिक शक्तियां दे देते हैं हम राज्यों को, ठीक है। दूसरा अधिक वित्तीय संसाधन दे दो, यानी इनको पैसे के लिए रो रहे हैं तो अधिक वित्तीय संसाधन दो इनको, केंद्र थोड़ा और रिसोर्सेज दे इनको फाइनेंशियल, ठीक है। और केंद्रीय बलों को राज्य के अनुपति तैनात किया जाए, ठीक है। ये देखो तीनों ही केंद्र वो थे इनके, केंद्रीय बलों को राज्य की अनुमति से ही तैयार, राज्य अनुमति से तैनात किया जाए, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, इतना ही है बस, एंड हो गई, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का काम हो गया। अब आपको क्या याद करना है, सिर्फ इतना याद करना है कि इसका गठन कब हुआ था, किस चीज के लिए हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसने रिपोर्ट कब सौंपी। बाकी के जितने पॉइंट हैं उसको पढ़ना है, याद नहीं करना, खुद ही ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि अरे भाई अभी मैंने आपको तनाव के बिंदु पढ़ा रखे हैं, कहानी इसने बताओ, एक ऐसा फोरम बना दो जिससे दोनों हो, अंतर्राज्यीय परिषद, राज्यपाल दलगत ना हो, केंद्रीय बलों को राज्य की अनुमति से आप तैनात करो कानून व्यवस्था के नाम पे, राज्यों को थोड़े और रिसोर्सेज दे दो, राज्यों को थोड़ी और स्वायत्ता या शक्तियां दे दो, हो तो गिरी सिफारिश, यही तो कहेगा कोई भी, ठीक है। तो इसकी सिफारिश पे भले ही बहुत लेट स्टडी की गई या अध्ययन किया गया या काम किया गया, बट इसकी सिफारिश ये थी। आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है ऊपर वाले, कब इसका गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, उससे नीचे वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरा लिखो बच्चों, राजमन्नार समिति, राजमन्नार समिति, कभी क्वेश्चन पूछता है कि राजमन्नार समिति का संबंध किस चीज से है, तो आप क्या बताओगे, केंद्र राज्य संबंध की स्टडी के लिए, ठीक है। तमिलनाडु सरकार द्वारा 1969 में इसका गठन किया गया था, अगर किसके द्वारा किया गया, तमिलनाडु सरकार। अब आपसे क्वेश्चन वैसे ही नहीं पूछेगा, क्यों, मतलब इसकी सिफारिश को मानेगी ही नहीं सरकार। अब बताओ कौन कर रहा है इसको गठित, गठन किसके द्वारा किया गया इसका, तमिलनाडु सरकार। अब किसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसका गठन किया है तो केंद्र क्यों मानेगा इसकी सिफारिश, खुद ही बताओ। तो इसकी सिफारिश हमें पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं है, औचित्यहीन है इसकी सिफारिश पढ़ने, उसकी सभी सिफारिश को क्या कर दिया, सिरे से खारिज। क्यों, क्योंकि गठन कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, और सेंटर क्यों मानेगी भाई उसकी आपको पता ही है, जब वहां विपक्षी पार्टी है, दूसरी दल की सरकार है तो मतलब ही नहीं होता है। तो राजमन्नार समिति का गठन आपको कब हुआ था, क्या हुआ था, इतना ही पता होना चाहिए। 1969 में इसका गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर वीपी राजमन्नार थे, ठीक है, यानी इन्हीं की अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन थे इसके, डॉक्टर वीपी राजमन्नार, डॉक्टर वीपी राजमन्नार इनके क्या थे बच्चों, अध्यक्ष थे किसके, राजमन्नार कमेटी के, ठीक। अब देखना बच्चों, इसने क्या कहा था, केंद्र की एकात्मकता की प्रवृत्ति की समीक्षा की। अब राज्य सरकार के द्वारा गठन किया गया तो वो काम ही वो करेगा, वो क्या करेगा, केंद्र कहां कहां किन किन बिंदु पर एकात्मक है, एकात्मक मतलब मैंने पढ़ा रखा आपको, एकात्मक क्या होता है, संघात्मक क्या होता है। एकात्मक का मतलब जहां सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति हो, जहां राज्यों को कम शक्तियां हो, केंद्र के नीचे राज्य जैसी इकाइयों की कोई वैल्यू ना हो, कई देशों में तो पाई भी नहीं जाती, ठीक है, एकात्मक बोलते हैं उसको। तो इसने किस चीज का अध्ययन किया, इसका मुख्य काम क्या था, अध्ययन, केंद्र की एकात्मक प्रवृत्ति का अध्ययन किया इसने, ठीक है, केंद्र की एकात्मक प्रवृत्ति का अध्ययन, टेंडेंसी, ठीक है, प्रवृत्ति। अब ये सब आपको पता होना चाहिए का अध्ययन। अब यहां से देखो की पॉइंट क्या है, की पॉइंट मैं आपको बताता हूं, वो है ये, जब तक आपको ये टर्म समझ में नहीं आएगा तो आप इस पॉइंट को समझ ही नहीं पाओगे। अब एकात्मक और संघात्मक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूं, इसी ने इसका स्टडी की। अब देखना, इसने जो अपनी रिपोर्ट है बच्चों, वो सेंटर को, जो राज्य सरकार को सौंपी तमिलनाडु को, सेंटर ने सारी रिपोर्टें खारिज कर दी। और कहा क्या होगा, इसने ऐसे पॉइंट कहे होंगे जो राज्य सरकार, तमिलनाडु सरकार यानी मतलब जो राज्य सरकारों के लिए को लगता है कि ये नुकसान है। जैसे इसने कहा ऑल इंडिया सर्विसेज को खत्म कर देना चाहिए, क्यों, इनको ये प्रॉब्लम थी कि अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र के प्रबंधन पे काम करें, राज्य में काम करें, राज्य सरकारों को प्रॉब्लम हो रही है उससे, ठीक है। दूसरा इसने कहा अवशिष्ट शक्तियां राज्य को दे दी जाए। अब बताओ इसने जैसे क्या कहा, देखो ऑल इंडिया सर्विस को खत्म कर दो। अब इसको याद मत करना आप, ठीक है, ये पेपर में नहीं आएगा आपको क्योंकि सिफारिश ही नहीं मानी। दूसरा अवशिष्ट शक्तियां इसने कहा कि राज्य को दे दो।
अब अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं आपको पता होगा, केंद्र के पास, ठीक है। अवशिष्ट शक्ति किसको दे दोगे आपने, राज्य को। अब सब राज्य को गएगा क्योंकि राज्य सरकार द्वारा गठन किया गया है। अब क्यों मानेगी केंद्र सरकार, खुद ही आप मुझे बताइए, ठीक है। इसने कहा राष्ट्रपति शासन से संबंधित सभी अनुच्छेद खत्म कर दो। राष्ट्रपति शासन, देखो इनको ये प्रॉब्लम थी कि राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उसको हटवा देते हैं, राष्ट्रपति शासन संबंधी अनुच्छेद खत्म कर दो, दित अनुच्छेद खत्म। अब कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं आपको पता है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद खत्म कर दो कहा इसने। अब अनुच्छेद कौन कौन से होंगे राष्ट्रपति शासन से, 356, 357 और 365, ये 3 आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति शासन के लिए बहुत फेमस हैं। इसको इसने कहा खत्म कर दो, क्यों, क्योंकि ये चाह नहीं देते। अब मैं नहीं बताऊं, तनाव के बिंदु में बताया नहीं राष्ट्रपति शासन, बताया नहीं मैंने, ये ऑल इंडिया सर्विसेज, और ये भी कहा अवशिष्ट शक्ति, मतलब जो तीनों मतलब जो पॉइंट बचे हैं वो राज्य को ज्यादा पावरफुल बनाने की बात कर रहा था, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या कहा, योजना आयोग को संवैधानिक बना दो, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बना दो योजना आयोग को, और जो केंद्र राज्य में एकल पार्टी की सरकार है ही होनी चाहिए, ठीक है। और इसने क्या कहा, योजना आयोग को संवैधानिक बना दो। अब तो योजना आयोग है ही नहीं, ठीक है, आयोग को, नीति आयोग या को संवैधानिक बना दो, यानी इसको संविधान के अंदर शामिल कर दो, एक आर्टिकल दे दो उसको। और इसने क्या कहा, केंद्र राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो, एक ही पार्टी की सरकार हो। अब ऐसा कैसे संभव हो बताओ, केंद्र में भी राज्य में भी एक ही पार्टी की सरकार है, तो ये तो संभव ही नहीं था, ठीक है। तो इसने जितने भी रिकमेंडेशन दिए, केंद्र ने इसकी रिकमेंडेशन को खत्म कर दिया। तो आपको राजमन्नार समिति के रिपोर्टों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ ये पढ़ना किसने गठन किया, कब किया, किस चीज के लिए किया, बस इतना पढ़ना। बाकी ब्रैकेट में लिखा दिया, ब्रैकेट में देख जाना, याद मत करना उसको, ना पेपर में आएगा ना कुछ आएगा, ठीक है। सेकंड था आपका राजमन्नार समिति। इसके बाद थर्ड आता है बच्चों, एक बार क्या हुआ था, एक जो पंजाब वगैरह है वहां पे एक मतलब धार्मिक और राजनीतिक यानी धार्मिक मामलों को लेके एक कमेटी टाइप की गठन हुई थी, गठित हुई थी, जिसको आनंदपुर साहिब प्रस्ताव बोला जाता है, ठीक है। आनंदपुर, अगर कभी पूछता है कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध किस चीज से है, साहिब प्रस्ताव, ठीक है। ये आया था बच्चों 1973 में, ठीक है। वैसे पेपर में आने लायक तो है नहीं, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में। ये जो था बच्चों, ये क्या था, राज्यों की धार्मिक और राजनीतिक मामलों का प्रस्ताव था, ठीक है। राज्यों के धार्मिक व राजनीतिक मामलों का प्रस्ताव, राजनीतिक मामलों का प्रस्ताव था, ठीक है। ये पंजाब के आनंदपुर में आया था। तो ये जो अपने आप में इनके राज्यों के धार्मिक और राजनीतिक मामले हैं उससे संबंधित था। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध 1973 में बना था, ठीक है। इसने क्या कहा, केंद्र को मात्र रक्षा, विदेश, संचार और मुद्रा अपने पास रखनी चाहिए। इसने क्या कहा इस प्रस्ताव में, केंद्र को अपने पास केवल डिफेंस का मामला, रक्षा, विदेश मामले, फॉरेन, संचार, कम्युनिकेशन का मामला और मुद्रा अपने पास रखनी चाहिए। यानी केंद्र को केवल रक्षा, विदेश, संचार, मुद्रा अपने पास रखनी चाहिए, ये कहा, बाकी राज्यों को होनी चाहिए। अब ऐसा कहाँ होता है बच्चों, इतना तो संभव नहीं है ना। तो ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव भी ज्यादा टिक नहीं पाया, ठीक है। इसके बाद अगला प्रस्ताव आया बच्चों पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र, जो कि 1977 का है, ठीक है। यानी लिखो पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र, ये आने वाले नहीं है पेपर में, ठीक है। ये दो के दो बहुत इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप खाली लिख लो, बट ये ज्यादा सीरियसली मत पढ़ना जो मैं कह रहा हूं। पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र, यह है 1977 का, ठीक है। 1977 का है पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र। इसमें क्या कहा, संघ जो है, संघ की जगह संघी शब्द होना चाहिए। इसने क्या कहा, संघ की जगह संघी शब्द का प्रयोग किया जाए, यानी यूनियन, ठीक है, संघी शब्द का प्रयोग किया जाए। शब्द का प्रयोग, संघ की जगह संघी शब्द का क्या करेंगे आप, प्रयोग करेंगे, इसने ये बात कही थी, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या कहा बच्चों, केंद्र के पास रक्षा, विदेश, संचार और आर्थिक समन्वय होना चाहिए। इसने भी वही कहा, केंद्र के पास क्या होना चाहिए, रक्षा, विदेश, संचार व आर्थिक समन्वय, बाकी सब राज्यों के पास होने चाहिए बोला, ठीक है। आर्थिक समन्वय
के मामले होने चाहिए, बाकी किसके पास होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। ठीक है, इसने भी क्या क्या कहा बच्चों, ऑल इंडिया सर्विसेज को एंड कर दो और राष्ट्रपति शासन वाले आर्टिकल को भी एंड करो। लिखो अखिल भारतीय सेवाओं को खत्म कर देना चाहिए, इसकी सिफारिश थी। ठीक है, अगला राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद खत्म, राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद खत्म कर देने चाहिए। ठीक है, 356, 357 और 365 को एंड कर देना चाहिए, इसने भी बोला। ठीक है, लेकिन ये कहाँ बच्चों, ये तो इनकी क्यों सुनेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगला लिखो राज्यसभा और लोकसभा की बराबर शक्ति होनी चाहिए, इसी ने कहा। और राज्यों के पुनर्गठन में आप राज्यों से पूछोगे, इसने ही कहा था। ठीक है, लिखो राज्य के पुनर्गठन में राज्य की सहमति, राज्यों के पुनर्गठन में राज्यों की सहमति होनी चाहिए, इसने कहा था। ठीक है, राज्यों की सहमति होनी चाहिए और राज्यसभा लोकसभा को बराबर शक्ति होनी चाहिए, राज्यसभा व लोकसभा को बराबर क्या होनी चाहिए, पावर, यानी इक्वल क्या होनी चाहिए, इनकी पावर होनी चाहिए। इसी जो मतलब अपने आप में आयोग है, कहा मतलब इसने कहा था। अब इससे क्वेश्चन भी नहीं आएगा। अब आपको कि सर लिखा क्यों रहे हो, फिर लिखा इसलिए रहा हूं एटलीस्ट आपके दिमाग में क्लिक किए हमेशा ही, क्योंकि देखो ये पॉइंट कॉमन। अब राज्य सरकार ने खुद गठित कर रही है, पश्चिम बंगाल सरकार ने बनाया होगा, ये किसी और ने थोड़ा ना। ये चाहेंगे ना कि राष्ट्रपति शासन हटे, दूसरा ये नहीं चाहेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन हमारे सहमति के बिना हो, ऑल इंडिया सर्विस को खत्म कर देना चाहेंगे, राज्यों को ज्यादा शक्ति देंगे, बोलेंगे केंद्र के पास यही रहे। और क्या किया है, उतना ही तो किया, घिसी-पिटी सिफारिश है वही तो चल रही है अभी तक। अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको केंद्र सरकार ने, जिसकी सिफारिशों में से अभी के टाइम पे लगभग 270 सिफारिशें उसने दी थी, 180 से अधिक सिफारिशों को केंद्र सरकार लागू कर चुकी है। तो जिसकी सिफारिश लागू होती है या केंद्र ने उसको गठित किया है तो केंद्र ही लागू करेगा। अब राज्य सरकार गठित कर रही है, राज्य केंद्र क्यों सुनेगा, बताओ, अब तुम गठित कर दे रहो। अब देखना प्रशासनिक सुधार आयोग के सिर्फ फैक्ट याद करने, कब हुआ था, क्या हुआ था, किसने किया था। उसके बाद राजभंडार किस सरकार ने किया था, कब किया था। बाकी के दो जो है वो खाली यहाँ से यहाँ मतलब होता नहीं, यहाँ से सुनो यहाँ से निकाल दो, यहाँ से देखो यहाँ से बंद कर दो, या यहाँ से देखो ऐसे बंद कर दो, आगे पीछे। बस मतलब तनाव के बिंदु पता होने चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि आपसे कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में क्या क्या, तो 4 विकल्प देखिए, तनाव के बिंदु याद आएंगे, उसको टिक कर आना। ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको इतना याद करने की। अंतिम लिखो आज का, सरकारिया आयोग, ये सुपर इंपोर्टेंट है, सरकारिया आयोग। अब देखो सबसे पहले कितना मतलब कितनी कैसी चीजें होती है, देखो इसका गठन किया था केंद्र सरकार ने द्वारा। अब केंद्र द्वारा गठन हुआ तो ये क्यों ऐसी सिफारिश करेगा कि इसको आप क्या कहते हैं, मतलब ये केंद्र की पावर को कम करे। क्या आप खुद सोचो, आप खुद केंद्र सरकार इसका गठन कर रही है तो ये क्यों ऐसी रिकमेंडेशन, ऐसी सिफारिश करेगा जिससे केंद्र की शक्तियां कम हो। और जो राज्य सरकारें गठित कर रही है ना, वो क्या करेंगी, ऐसी चीजें जो तनाव के बिंदु हैं उनको कम करवाने की कोशिश करेंगी, और केंद्र मानेगा नहीं। तो केंद्र द्वारा गठन किया है तो केंद्र की तारीफ के पुले बांधेंगे। ठीक है, अब देखो केंद्र को कितना सपोर्ट करता है। सबसे पहले ये सरकारी आयोग जो है बच्चों 1983 में केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन बनाया गया था, जिसमें कि 3 सदस्य हुआ करते थे। RS सरकारिया इसको अध्यक्ष थे। ठीक है, 3 सदस्य RS सरकारिया इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, रिटायर्ड जस्टिस। ठीक है, RS सरकारिया इसके क्या थे बच्चों, अध्यक्ष थे। ठीक है, ये पूछता है इसके क्या थे, RS सरकारिया इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। अब देखो इस पॉइंट को पकड़ो, केंद्र द्वारा गठन किया है तो केंद्र को मजबूत करने की बात करेगा। पहले याद रखना, इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में सौंपी बच्चों, और 247 से अधिक इसने सिफारिशें दी थी। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1988 में सौंपी थी, और इसमें जो सिफारिश थी वो 208 मतलब सिफारिशें थी 247 थी लगभग, और 180 प्लस को सेंटर मान चुकी है। अभी पता लगा कई बच्चे ऐसे इसको पढ़ने में लगेंगे कि कितनी सिफारिशें दी, कितनी नहीं आता है भाई, ये आपको जस्ट बताया जा रहा है कि इतनी अधिक सिफारिशें की थी। क्योंकि केंद्र द्वारा गठित हुआ है तो सिंपल सी बात समझना, इसको याद कैसे किया जाएगा, इसको कैसे समझा जाएगा, इसने केंद्र की ही बात कही गई होगी, यानी केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाने की बात कही होगी। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसने क्या कहा बच्चों, जो ढांचागत सिद्धांत है केंद्र राज्य संबंध में, जो संविधान हमारा जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके का हमारे संविधान ने केंद्र राज्य के बीच का स्ट्रक्चर बना, उसको चेंज मत करो। आप सिर्फ
कार्य करने के लेवल पे चेंज कर सकते हो, आप वर्किंग कैसे करते हैं वो चीजें, उस पे आप चेंज करो, पर ढांचागत सिद्धांत चेंज मत करो। तो इसने क्या कहा कि ढांचागत सिद्धांत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सिर्फ कार्यात्मक स्तर पे यानी वर्किंग लेवल पे आप चेंज करो, और केंद्र की शक्तियों में बिल्कुल भी कटौती नहीं होनी चाहिए, जबकि मजबूत केंद्र होना चाहिए। बस आ गया ना बात। देखो इसने क्या कहा, ढांचागत परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ढांचागत मतलब स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होना चाहिए। किसमें ढांचागत परिवर्तन? सेंट्रल स्टेट संबंध में, यानी ब्रैकेट में लिखो केंद्र राज्य संबंध में ढांचागत परिवर्तन नहीं, बल्कि कार्यात्मक स्तर पे परिवर्तन, वर्किंग लेवल पे, ठीक है, कार्यात्मक परिवर्तन होना चाहिए। यानी संविधान ने जो व्यवस्था बनाई है वो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बस आप उसके जो काम करने का तरीका उसमें आप थोड़ा चेंज कर सकते हो। दूसरा इसने क्या कहा, मजबूत केंद्र होना चाहिए, मजबूत केंद्र होना चाहिए, ठीक है। इसने कहा देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र का मजबूत होना आवश्यक है। लेकिन इसने यह भी कहा कि मजबूत केंद्र का यह मतलब नहीं कि हम सेंट्रलाइजेशन बिलीव करें, यानी सारी शक्तियां केंद्र को देते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। उसने कहा ठीक है, हम संघात्मक व्यवस्थाएं हैं, राज्यों को हमें ज्यादा से ज्यादा स्वायत्ता देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों विषयों का ट्रांसफर किया जाना चाहिए, उनको भी हम अपने साथ लेके चलना है, लेकिन मजबूत केंद्र का होना आवश्यक है। दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको यह लगना चाहिए केंद्र मजबूत है, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखो मजबूत केंद्र, केंद्रीकरण, लेकिन केंद्रीकरण नहीं, लेकिन सेंट्रलाइजेशन नहीं, ठीक है, लेकिन केंद्रीकरण नहीं। ये किसने कहा था? ये कहा था बच्चों सरकारिया आयोग ने, ठीक है। अब इसकी सिफारिश क्या क्या थी, देखो इसने कहा कि एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हो, इसीलिए गठन भी किया गया, ठीक है। लिखो स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन इसी ने कहा था, ठीक है। पहले प्रशासन सुधार आयोग ने कहा, फिर इसने कहा आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 में। उसके बाद आपको पता है 1990 में राष्ट्रपति द्वारा पहले अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी किया गया था, ठीक है, इसी ने इसको कहा था। दूसरा इसने इसको अंतर सरकारी परिषद से संबोधित किया, ठीक है, इसने इसका नाम क्या दिया, अंतर सरकारी परिषद, अंतर सरकारी परिषद से इसने इसको क्या किया, संबोधित किया। इसको आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके बाद इसने क्या कहा, आर्टिकल 356 का प्रयोग संभल कर किया जाना चाहिए। देखो इसने ये नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दो, इसने कहा कि आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन का प्रयोग जो है, राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लग रहा है, संभल कर प्रयोग उसका हो, ठीक है। लिखो आर्टिकल 356 का प्रयोग संभल कर हो, मतलब अनावश्यक किसी को परेशान करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसने कहा था, ठीक है। दूसरा, अखिल भारतीय संस्थाओं के जो संस्थान है उसको और अधिक मजबूत बनाई जानी चाहिए, और उसके लिए कुछ नई और अखिल भारतीय सेवाएं जोड़ी जानी। देखो उसका उल्टा बोल दिया, देखो अखिल भारतीय सेवाएं लिखो, ऑल इंडिया सर्विस की संस्थाओं को और अधिक मजबूत, की संस्थाओं को अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए, अधिक मजबूत बनाना चाहिए। और इसने कहा कुछ नई अखिल भारतीय सेवाएं भी होनी चाहिए, भले ही नहीं हो पाई अभी, कुछ नई ऑल इंडिया सर्विस भी इसने क्या कहा था, ऐड कर दी जाए, यही हमारे लिए क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। इसके बाद इसने क्या कहा बच्चों, जो कराधान की शक्ति है वो संसद पे होनी चाहिए, और अन्य शक्ति जो है समवर्ती सूची में, ठीक है। लिखो टैक्स लगाने की शक्ति कराधान शक्ति संसद में होनी चाहिए, कराधान की शक्ति संसद में, और अन्य जो है वो समवर्ती, समवर्ती का मतलब जो दोनों ही कानून बनाती है, जिसमें केंद्र और राज्य, तो अन्य शक्तियां समवर्ती में, लेकिन टैक्स लगाने की पावर किसमें होनी चाहिए, संसद में निहित होनी चाहिए, ठीक है। अगला लिखा, इसने कहा था कि क्षेत्रीय परिषद बनानी चाहिए। आपको पता होगी 5 से 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, भी क्षेत्रीय परिषद बनाना चाहिए बोला था इसने, क्षेत्रीय परिषद बनाना चाहिए, और भी क्षेत्रीय परिषद होनी चाहिए, इसकी भी इसने क्या की थी, सिफारिश की थी, ठीक है। अगली लिखो, राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद होना चाहिए। इसने क्या कहा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, पूरा लिखना, राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम, राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद, नेशनल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट काउंसिल होना चाहिए, ठीक है। लिखो राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद होना चाहिए, ठीक है। इसने कहा था केंद्र को राज्य में बिना राज्य की स्वीकृति के सैन्य बल की तैनाती करने का अधिकार हो सकता है, ठीक है। केंद्र
राज्यों में बिना राज्य की सहमति के, राज्य की क्यों कह रहा होगा, क्योंकि केंद्र ने बना रखा है सहमति, बिना राज्यों की सहमति से केंद्रीय बल तैनात कर सकता है, ठीक है, कानून व्यवस्था को लेके केंद्रीय बल तैनात कर सकता है। ये इसी की रिकमेंडेशन थी, किसकी, सरकारिया आयोग की, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या कहा, राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह होनी चाहिए, ठीक है, ये इसने ठीक कहा था। राज्यपाल की नियुक्ति पर राज्यपाल की नियुक्ति पर सीएम की सलाह, सीएम की सलाह क्या होनी चाहिए, जरूर रखनी चाहिए, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। अगला कास्ट ने राज्यपाल को 5 साल के कार्यकाल के बिना ठोस कारण से बाधित नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, लिखो राज्यपाल को 5 साल के कार्यकाल से पूर्व बिना ठोस कारण बाधित नहीं, बिना ठोस कारण बाधित नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, बाधित नहीं किया जाना, लिखो, बाधित नहीं किया जाना चाहिए किसको, राज्यपाल को 5 साल से पूर्व बाधित मत करो बिना ठोस कारण, ठीक। और त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू करने की इसने सिफारिश की थी। त्रिभाषा फॉर्मूला आप जानते होंगे, हिंदी भाषी राज्य जो है वहां कोई और भी, और जो अलग भाषी राज्य है वहां हिंदी, अंग्रेजी और उनकी लोकल। तो लास्ट पॉइंट लिखो, त्रिभाषी फॉर्मूला पर बल दिया इसने, ठीक है, त्रिभाषी फॉर्मूला पर बल दिया किसने, सरकारिया आयोग ने, लिखो, फार्मूला पर बल, ठीक है। अब इसके बाद कल हम देखेंगे लास्ट बच्चों पुंछी आयोग 2007 का है, वहां पर हम इस टॉपिक को एंड कर देंगे। इसकी सिफारिश अगर आपको पढ़नी है तो समझ जाना केंद्र ने गठित किया है, जो पहले वाले होंगे उसका उल्टा बोल देगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।